Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a system of particles and the rotational motion. तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। एक से ज़्यादा पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया था। और दूसरा जो पार्ट है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन है। तो फ्रेंड्स, सो फार वी हैड डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे वाकई में, बट उसके पहले एक और चीज़ हमको करना है। आज हम पहले एक्सक्यूज मी, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज पहले हम दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद करो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 के अंदर दो वेक्टर के किस किस टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वो उसका जस्ट डेफिनेशन डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी वो भी हमने डिस्कस किया था। बट एट दैट टाइम वी जस्ट हैड डिस्कस द डेफिनेशन ओनली ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वाकई में जो रोटेशनल मोशन का जो लीगल टॉपिक है, लीगल पोर्शन है, वो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। चलो, किसी को याद है फ्रेंड्स डेफिनेशन? एनीबडी? नहीं। चलो, किसी को याद है? द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट। सर ए बी साइन थीटा एन कैप। वेरी गुड, इट इज नेम्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सो उसका डेफिनेशन, ये जो इक्वेशन है वही उसका डेफिनेशन है। इफ द टू वेक्टर्स आर multiplied in such a manner that the answer is comes out to be a vector quantity, then it is said to be a vector product. तो फ्रेंड्स, ये जो ए बी साइन थीटा है वो क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड। वो आपको मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और ये जो एन कैप है वो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर, मतलब वो वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये तो हमको ये पता था कि वेयर थीटा इज क्या है, द थीटा इज नोन एज अ, इट इज अ, एज वी नो, इट इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तो हमको पता है। बट हमको जो प्रॉब्लम कर रहा है वो क्या है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एन कैप। एन कैप क्या है? तो हमने 6th चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि भाई एन कैप जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, बट कौन से डायरेक्शन का? तो हमने ये भी पढ़ा था कि दैट कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड स्क्रू लॉ। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है एंड हाउ विल वी एबल टू फाइंड द एन कैप? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane formed by vector A and B, and it can be
found by, it can be found by right hand screw law. तो क्या है, मैं बताऊँ आपको कैसे करना है ये चीज। अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, दिस वन इज अ वेक्टर ए एंड दिस वन इज अ वेक्टर बी। These are the two vectors and they are not up and down, it is like in the horizontal plane. ये जो दो वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। मतलब मैं आपको दिखाऊं, वो उसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है। ओके, अज्यूम करो कि ये दो वेक्टर है और वो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड यू आर यू एबल टू अंडरस्टूड, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऊपर नीचे नहीं है, ऐसे। Yes, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे है। इज इट ओके? तो Yes, sir. ये जो उसका प्लेन जो बनेगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा। Yes. और वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, Yes. so this will be the perpendicular direction, this is the perpendicular to the plane formed by these two vectors. ये वेक्टर्स के द्वारा जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है ये वेक्टर के द्वारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक बन रहा है ये वेक्टर के द्वारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. और ये जो मैंने ड्रॉ किया वो ये प्लेन से परपेंडिकुलर है। आर यू एबल टू अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको करना क्या है, आपको अभी एक राइट हैंड स्क्रू इसके पैरेलल, ये जो वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया पर, ये जो प्लेन से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके पैरेलल एक स्क्रू रखना है, इसके पैरेलल एक स्क्रू रखना है। और अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो स्क्रू को ए से बी रोटेट करना है। जैसे यहाँ पे ए बैकवर्ड साइड में है, बी फ्रंट साइड में है, तो आपको बैकवर्ड टू फ्रंट साइड स्क्रू को रोटेट करना है। तो स्क्रू को अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, सोचो। स्क्रू को आप ऐसे रोटेट करोगे तो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? आपने पैरेलल रखा, एक स्क्रू आपने यहाँ पे पैरेलल रखा हुआ है और फिर ये जो स्क्रू है उसको आप ऐसे रोटेट करते हो, तो वो स्क्रू कहाँ कौन से डायरेक्शन में एडवांस होगा, ऊपर के साइड या नीचे की साइड? Downwards. Side. कहाँ पे जाएगा? Downward. Downward. तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का एन कैप है, दैट इज एन कैप फॉर ए क्रॉस बी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो हाउ, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर से सुन लो। हाउ विल यू एबल टू फाइंड द एन कैप? तो नंबर वन, आपको क्या करना है, एक स्क्रू लेना है और क्या करना है, स्क्रू को आपको प्लेन से परपेंडिकुलर, कौन से, किन दोनों के द्वारा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन फॉर्म हो रहा है वो प्लेन से आपको एक स्क्रू परपेंडिकुलर प्लेस करना है। और आपको फिर क्या करना है, you have to rotate the screw from A to B if you want to find the A cross B. If you want to find the B cross E, if you want to find the B cross A, you have to rotate the screw from B to A. तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलो मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। सर तो फिर इसमें बोलो। इसको आई कैप जे कैप ऐसा, मतलब वो जेड कैप, इन तीनों में से अगर नहीं होगा ना, कोई अलग ही होगा ना? हो सकता है अलग हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप भी हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप भी हो सकता है, और कुछ अलग भी हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी आई कैप जे कैप और के कैप। वो एन कैप कुछ और भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में ही आए। सर ये स्क्रू ऐसे मतलब ऐसे ही रखना है? वो तो सोचना है, हम नहीं है, सोचना है एक स्क्रू। ओके सर। अपार्ट एक देखो, ये राइट हैंड स्क्रू के बदले आप राइट हैंड थंब भी रूल अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ कैसे।
जैसे ये आपका राइट हैंड है, राइट? तो अब अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो आपके जो फिंगर्स है, फिंगर्स उसको ए टू बी आपको रोटेट करना है। तो आपका जो थंब, ओके आपका जो थंब आएगा, अगर फिंगर ए टू बी रोटेट करोगे, जैसे ये रोटेशन का डायरेक्शन मैंने बताया ना, देखो ये रहा रोटेशन का, जो ये डायरेक्शन है रोटेशन का, ए क्रॉस बी अगर करते हो तो फिंगर को ऐसे रोटेट करो तो आपका थंब नीचे की तरफ जाएगा। राइट हैंड लेना है आपको, तो आप राइट हैंड स्क्रू के बदले राइट हैंड थंब भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब हमें जो चाहिए उस तरफ हमें घुमाना है। आपको अगर ए क्रॉस बी करना है ए तो ए क्रॉस टू भी बी चाहिए तो हमें घुमाना, नीचे, यस सर, तो ओके। ए क्रॉस ए टू बी, अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो आपको बी टू ए घुमाना पड़ेगा। अगर बी क्रॉस ए करेंगे आप, बी क्रॉस है तो बी टू ए स्क्रू घुमाओगे तो ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, बी टू ए, बी क्रॉस ए में, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। वो थंब रूल में ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड था ना, क्या बोल रहे हो? वो थंब रूल में वो मैग्नेटिक हाँ फील्ड वो, आता था ना। हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड का थंब रूल जो था ना, वो अलग था, मतलब वो इसी टाइप का था, बट वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये उसमें जो था वो अलग था, उसमें ऐसा कुछ था, ऐसे आपको करना था, ऐसे तीन चीज़ थी, वो अलग था, ये अलग है। इसमें तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको आपके फिंगर को रोटेट करना है, कौन से डायरेक्शन में, तो बोले अगर ए क्रॉस बी करते हो तो ए टू बी, अगर बी क्रॉस ए करते हो तो बी टू ए। और आपका जो एडवांस थंब होगा, जो थम्स अप, नॉट द थम्स डाउन, आपका जो थम्स अप होगा, मतलब ये आपका थंब जो निकलेगा वो आपका ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज कि ये वेक्टर ए है एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर बी जो है वो वाई डायरेक्शन में है, वेक्टर बी जो है वो वाई डायरेक्शन में। अब सपोज आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो, तो आपका ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू आपको रखना पड़ेगा, और आपको ए क्रॉस बी करोगे तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ए टू बी। तो अगर स्क्रू आप ऐसे घुमाओगे तो मुझे सोच के बताओ कि स्क्रू का डायरेक्शन कौन सा, एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू क्या रहेगा? अगर आपके अपवर्ड। अ, अगर आपके पास स्क्रू नहीं है तो आप राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और मुझे सोच के बताओ कि आपका थंब या स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा अभी। अपवर्ड। गलत बात, गंदी बात, गलत बात, डाउनवर्ड, गलत। ये एक्स वाई प्लेन है, तो यू हैव टू पुट द स्क्रू, you have to put the screw perpendicular to the plane formed by A and B। तो आपको A and B का जो प्लेन है वो XY प्लेन है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हुआ? XY प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हुआ? मतलब ऐसे XY, minus z, sir. अच्छा X, पहले तो मुझे ये बताओ कि XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुआ? तो आपको Z. था कि Z डायरेक्शन हुआ, माइनस जेड भी हो सकता है, प्लस जेड भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको स्क्रू को रोटेट करना पड़ेगा। चलो रोटेट करो ए टू बी, तो आपका स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा। अपर डाउनवर्ड तो आएगा ही नहीं, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसा आएगा। जो प्लेन प्लेन तो उसके अंदर जाएगा, इनवर्ड। बाहर आएगा, बाहर आएगा सर। बाहर आएगा। बाहर आएगा, बाहर आएगा। और अगर स्क्रू के बारे में नहीं सोचते हो तो ये फिंगर, आएगा, स्क्रीन की तरफ आएगा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बाहर आएगा सर, ऐसा ही बोला। हाँ परफेक्ट। तो ये जो आपका स्क्रू है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब जेड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा? अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो उसके लिए यहाँ पे एन कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? के कैप हो जाएगा। यहाँ पे एन कैप इज इक्वल्स टू के कैप हो जाएगा। बट सपोज कि आप बी क्रॉस ए करते हो तो आपको स्क्रू को बी से एक पर, बी से लेके ए तक घुमाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में आपको घुमाना पड़ेगा। तो पहले तो स्क्रू को ये परपेंडिकुलर प्लेस करो प्लेन से, जैसे आप वॉल पे स्क्रू डालते हो इस टाइप के हिसाब से, और फिर आप जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर से ऐसे स्क्रू को घुमाओ बी टू ए, तो स्क्रू अंदर जाएगा बाहर आएगा? अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा, बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा भैया? माइनस के क्या? माइनस के। तो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द एन कैप, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो ये एन कैप कैसे मिलेगा वो आपको समझ में आया। और एक चीज आपको ये भी पता चल गया होगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है।
अपोजिट होना चाहिए। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स ये क्रॉस प्रोडक्ट का अभी डिटेल में डिस्कशन हमने कर दिया, उसका डेफिनेशन भी हमने डिस्कस किया और ये एन कैप कैसे मिलता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी हमको डिस्कस करना है। Okay, so now we are going to discuss some characteristic of the cross product. तो वन बाय वन विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। Okay, so friends, number one, can we say A cross B is equals to B cross A? Yes or no? नो। No, हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज आपको पता है कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। अपोजिट से, सो दे आर नॉट द सेम वेक्टर, दे आर नॉट द सेम वेक्टर। बट अगर कुछ लिखना ही है, अगर कुछ लिखना ही है तो आप ये लिख सकते हो कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एंड B क्रॉस A का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम हो जाएगा। A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट सेम, बट उनका दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ए बी साइन थीटा ही रहेगा। आप ए बी साइन थीटा लिखो या बी ए साइन थीटा लिखो, दैट इज द सेम थिंग। ओके फ्रेंड्स, यस सर। बात और एक चीज आप कर सकते हो, और एक चीज आप कर सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो। ओके, ये कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो उसको आप ये कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आप ऐसा लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले ए है तो यहाँ पे दोनों में पहले ए ही होना चाहिए। यू कैनॉट यू कैनॉट राइट लाइक ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसा नहीं लिख सकते हो। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो पहले ए है तो दोनों टर्म में पहले ए ही होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ये क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट होना चाहिए? सीधी सी बात है भैया, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अभी तो बताया ऊपर, वही तो लिखा हमने। यस सर। A और बी क्रॉस ए सेम नहीं है ना। इट इज नॉट लाइक अ 5 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 5, इट इज नॉट लाइक दैट। इज इट ओके? यस सर। अभी ऊपर तो वही लिखा हमने, तो इसके वजह से यहाँ पे पहले ए है तो दोनों टर्म में पहले ए ही होना चाहिए। इज इट ओके? सर। चलो तीसरी बात, अगर ए एंड बी पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, दोनों के बीच का एंगल 180. 0, और एंटी पैरेलल के लिए क्या आएगा, अगर दोनों 180। हाँ 180. तो 180 आएगा। तो इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, इन बोथ ऑफ द सर्कमस्टांसेस साइन 0 भी 0 होता है, साइन, एंड 180 भी तो फिर ये ए क्रॉस बी का क्या होगा फ्रेंड्स, तो फिर 0। 0 हो जाएगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. सर। मतलब दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर के का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 ही होता है। चलो, क्या ये आपको समझ में आया भैया? यस सर। सपोज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो Theta 90. 90 डिग्री। सो सर्कमस्टेंसेस साइन 90 तो क्या होता है भैया? 1. 1. हाँ, साइन 90 तो आपको पता है कि 1 है।
तो अब A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा ए बी एन कैप टू एन कैप, और अगर इसका जस्ट आप मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हो, मैग्नीट्यूड ओनली, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज अ 1। सो फिर ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ए बी होगा। मतलब दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है, वो एज ए सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है। कब? जब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सिंपल, उसके सिंपल प्रोडक्ट जितना होगा उसके अगर मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। यस सर तो इसके ऊपर से हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म अगर सोचते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, जैसे मान लो कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ये हमारा जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो मान लेते हैं कि आई कैप है, वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, एंड जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। तो ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो फ्रेंड्स चलो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे आई क्रॉस जे करना है तो आपको पता होगा कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब मुझे ये बताओ ये आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यूनिट वेक्टर है तो 1 वन कैप का क्या आएगा? जे कैप 1 वन और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90 क्या होगा? वन 1 1। और मुझे ये बताओ कि एन कैप क्या आएगा? तो यू हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम आई टू जे, यू हैव टू के रोटेट कैप फ्रॉम आई टू जे। तो आप राइट हैंड थंब, राइट हैंड फिंगर को भी रोटेट कर सकते हो। तो आप राइट हैंड फिंगर को अगर ऐसे रोटेट करोगे आई टू जे, तो आपका फिंगर, आपका जो थंब है वो बाहर की साइड आएगा, बाहर की साइड मतलब जेड डायरेक्शन में आएगा, तो ठीक है डायरेक्शन में आएगा। तो मैं क्या लिखूं भैया? के कैप के कैप। तो फाइनली क्या आएगा आंसर? आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा? के कैप सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के फाइंड करोगे तो वो आई आ जाएगा, और अगर आप के क्रॉस आई फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा जे। इस सेम मेथड से ये आप कर सकते हो। तो मैं इसको याद रखने का आपको टेक्निक दे रहा हूँ याद रखने का। ये आई कैप, जे कैप और ये के कैप सारे एंटी क्लॉकवाइज में है। तो देखो आई जे के थोड़ा फिलोसॉफिकली याद रखना है आपको। आई जे के 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 आई जे। आया बात समझ में? यस सर। यस सर यस सर तो फ्रेंड्स याद रह जाएगा आई जे के यस सर। यस सर आई जे के आई जे। बट अगर उसे उसे उल्टा सोचते हो, अगर ये एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो देखो आई, नेगेटिव बट अगर जे आई करना है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका क्या होगा भैया? अगर जे क्रॉस आई करते हो तो क्या आना चाहिए? माइनस के यस के। माइनस के। फिर के जे क्या आएगा? माइनस माइनस आई कैप माइनस आई। एंड सिमिलरली आई के क्या आएगा? माइनस माइनस जे कैप माइनस जे। देखो ये आई जे के में मजा आएगा, बट ये के आई नहीं मजा आएगा। आई जे के आई जे वो मजा आएगा, बट जे आई के जे आई के नहीं मजा आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर।
Yes, तो sir. और एक चीज मुझे ये बताओ सर कि आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होना चाहिए? 0. हाँ देखो, ये आई क्रॉस आई का मतलब दोनों सेम वेक्टर, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0. जीरो होगा सेम तो- वेक्टर के बीच में। अगर एंगल जीरो है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो आई आई जे जे के का आंसर आएगा 0। तो क्या भैया ये आपको पता चला भैया? यस सर। यस सर तो फ्रेंड्स, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आपको ये बार बार यूज़ होगा, 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। तो याद रखना है आपको, ये याद रह जाए ऐसा है। मैंने आपको सिखाया फिलोसॉफिकली आई जे के आई जे, अगर उल्टा करते हो तो माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। आपको ये भी याद Yes. रखना है, ये भी याद रखना है कि आई जे के क्या होता है? 0। 0. 0। अगर आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट में उल्टा था। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वॉज 1 1 था. Yes. और आई जे के आई वॉज 0 इफ यू रिमेंबर। आई जे यस सर। के जे वॉज 0 इफ यू रिमेंबर। याद है आपको? Yes, sir. यस सर, वो कॉस्ट थीटा। वहाँ पे कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा, ऑब्वियसली इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो, क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर अब अब मुझे है ना कंपोनेंट के फॉर्म में लाना है इसको है ना कंपोनेंट फॉर्म में लाना है। तो ऐसा मान लो कि कोई वेक्टर ए है, so that is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and vector b is equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। अब मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b। जैसे आपको याद होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पे आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा था? ax bx ay by by प्लस az bz। याद है? वहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप आंसर में नहीं आएगा, तो नहीं आना चाहिए ना, बिकॉज ये स्केलर प्रोडक्ट था। तो स्केलर प्रोडक्ट में ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर्स नहीं आ सकते, वो वेक्टर है ही नहीं, वो स्केलर आंसर है। तो दैट वाज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट। अभी क्रॉस प्रोडक्ट का बात चल रहा है। तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। चलो, सबसे पहले ये ए एक्स आई कैप का इन तीनों के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। चलो, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा? 0. तो पहला तो 0 आ जाएगा। फिर ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, इसका हो जाएगा ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे क्या होगा? के क्या होगा? के आई जे के आई के आई जे, आई क्रॉस जे के हो जाएगा। फिर तीसरा वाला, फिर ए एक्स बी जेड, देखो इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके साथ कर दिया, इसके साथ करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा ए एक्स
बी जेड और आई क्रॉस के, चलो आई क्रॉस के क्या होगा? जे गंदी माइनस जे। हाँ माइनस जे। देखो आप फिलोसॉफी नहीं समझते हो। आई जे के आई के आई जे, अरे के आई जे है तो आई के क्या होगा? माइनस जे। आया बात समझ में? यस यस सर। सर। चलो अब ए तीनों का काम खत्म, मतलब ए एक्स आई कैप का काम खत्म। अब बी ई एक्स ए एक्स वाई के ए एक्स सॉरी ए वाई जे कैप का काम स्टार्ट करते हैं। ए एक्स आई कैप का खत्म, ए वाई जे कैप को सोचते हैं अभी। चलो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। चलो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप। माइनस के कैप आई जे के, बट जे आई माइनस के। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। अब ये ए वाई का बी वाई के साथ, तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा भैया? जीरो। जीरो हो जाएगा। अब ये ए वाई जे का बी जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए वाई बी जेड एंड जे क्रॉस के जे के आई आई कैप। आई जे के आई। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस यस सर। सर। चलो अब इसकी बारी ए जेड के कैप की, तो के क्रॉस आई, चलो ए हो जाएगा ए जेड बी एक्स के आई जे जे आई जे। कैप। अब ए जेड क्रॉस बी वाई जे कैप, तो ये हो जाएगा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे का क्या होगा? माइनस आई कैप। आई माइनस आई कैप आई जे के आई के आई जे के आई, तो के जे माइनस आई। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब है ना आई कैप वाले टर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं, आई कैप वाले टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इंटू आई कैप, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इंटू आई कैप। इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो अब जे कैप वाले टर्म साथ में लेंगे, माइनस जे कैप, तो बाकी क्या बचेगा? ये देखो आई कैप वाले तो आ गए, ये रहा आई कैप, ये रहा आई कैप। अब ये रहा जे कैप और ये रहा जे कैप, तो मैंने माइनस जे कैप को कॉमन लिया, तो बचेगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ए जेड, तो ही वो माइनस माइनस प्लस, तो ही वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो मैंने जे कैप वाला टर्म्स ले लिया, जे कैप वाले को मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? कैप वाले अब के कैप वाले टर्म्स को हम ध्यान में रखेंगे, तो प्लस अब ये रहा के वाला, ये रहा के वाला, और ये रहा के वाला, कहाँ पे? ये रहा दूसरा वाला यहाँ पे। तो के कैप को कॉमन ले लेते हैं, चलो के कैप कॉमन, तो बचेगा क्या? तो बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और बी एक्स ए वाई, तो माइनस बी एक्स ए वाई। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कार्टेशियन फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। आपको ये याद रखना है। क्या आपको लग रहा है कि ये याद रह जाएगा? नो सर। ये आपको याद रखना है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये आप याद रख पाओगे? नहीं। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा आपके लिए? शॉर्ट ट्रिक। तो अब मैं आपको ट्रिक दूंगा। और ट्रिक ये है कि आप 12th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स ऐसा एक चैप्टर आएगा मैथ्स में, उसमें भी ये आएगा, बट याद रखने का आप टेक्निक है, ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि अगर आपको ए क्रॉस बी करना है,
अगर आपको A क्रॉस B करना है तो पहले है ना आपको क्या करना है कि ऐसे दो लाइन ड्रॉ करना है। ये दो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया उसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिटर्मिनेंट। Determinants. अब उसके फर्स्ट लाइन में हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। चलो लिख दिया। अब अगर A क्रॉस B करते हो तो दूसरे लाइन में आपको A के कंपोनेंट कौन कौन से है? AX AY AZ AY AZ। और तीसरे लाइन में B के कंपोनेंट BX BY BZ। एंड BZ है। चलो ये पता चला आपको फ्रेंड्स। यस सर। अब आपको कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले I को उठाओ। I को उठाया, यस सर। देखो प्लस माइनस प्लस, Yes, sir. लेफ्ट राइट लेफ्ट, प्लस माइनस प्लस, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो पहले आपको I को उठाना है प्लस आई कैप। अब आई कैप के आजू को और बाजू को कैंसिल करना है। आजू बाजू, घरे जैने खाजे काजू। तो आपको आजू बाजू वाले कैंसिल करने हैं। आजू बाजू कैंसिल कर दो, उसको मत सोचो। आजू बाजू, घरे जैने खाजे काजू। तो इतना बचा। तो इसका आप क्रैमर यूज करो, क्रैमर। तो AYBZ. AYBZ माइनस BYZ। SZBY. हो जाएगा ये। चलो ये समझ में आया। यस सर। प्लस Yes, माइनस sir. प्लस, लेफ्ट राइट, प्लस माइनस प्लस, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आजू बाजू काजू, आजू बाजू काजू। चलो अब ये जे वाला लिया मैंने, माइनस जे कैप, लेफ्ट राइट लेफ्ट, प्लस प्लस माइनस जे कैप। अब जे का आजू बाजू करो, आजू बाजू। अब ये कौन बचा? अब कौन बचेगा? AX BX AZ BZ। हाँ, तो अब बचेगा क्या? तो अब बचेगा ये दो टर्म, ये दो टर्म, और उसका क्रैमर करो। क्रैमर पता है ना? तो करो तो क्या रहेगा? AXBZ. minus BX AZ. माइनस BXAZ. बी एक्स ए जेड। चलो प्लस माइनस प्लस, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आजू बाजू काजू, आई कैप जे कैप। और अब क्या करूँ? प्लस के कैप को लिखूँ या माइनस के कैप? Plus. Plus K cap. तो और प्लस के कैप को सोचा और उसके आजू बाजू कैंसिल करो। AX बाजू, BY. AX BX AY BY। घर जेने खाजे काजू। काजू। Kaju. तो अब क्या बचेगा? AXBY. AX BY BX। BXAY. चलो क्या ये आपको समझ में आया? अब देखो Yes. का जो हमारा आंसर है, ये वाला जो हमको जो मिला लास्ट में, और ये देखो और उसको इसके साथ कंपेयर करो, तो क्या दिख रहा है आपको? Same. सेम ही है। तो क्या ये करने में मजा आएगा? ये आजू बाजू काजू में मजा आएगा? आजू बाजू काजू में. आजू आजू बाजू काजू। हाँ, तो इसमें ही मजा आएगा। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आया? क्या करना है आपको? सर। Yes, sir. Yes, तो एक sir. एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो लेट्स सी वन एग्जाम्पल। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन को ही ले लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि हम क्या करेंगे। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू से 2k कैप माइनस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4k कैप। तो ऐसा पूछा है कि भाई फाइंड ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा पूछा होगा। चलो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पता है आपको? सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है उसको पहले हम आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में करेंगे। इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो चलो इसका मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। आई कैप नहीं है तो क्या लिखूँ मैं? 0 I cap. 0 I cap minus 3J cap plus Minus 2K 3J cap। cap plus 2K तो cap. पहले है ना उसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आड़े अड़े देंगे वो लोग आपको। 5i कैप 5J cap plus 0।
तो क्या J cap लिखेंगे हम? Five 5 i i cap कैप प्लस plus zero 0 j J cap cap 0 J minus cap 4 K minus cap. 4k cap. कितना किया? अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड करेंगे, वो आजू बाजू मजा आता है। और घर जाके काजू खाने. अजय जो खाना काजू या आई जे के। अब ए क्रॉस बी करना है तो ए वाले टर्म्स, तो ए के टर्म्स लेते, ए के कंपोनेंट लेते हैं। तो 0 है पहला, दूसरा कंपोनेंट -3 है, तीसरा कंपोनेंट 2 है। प्लस 5 0 -4, चलो ये पता चला। Yes sir. यस सर आई को सोचना है yes sir क्या, और उसके आजू बाजू कैंसिल करो तो बचेगा क्या? माइनस -3 -3 into 3 into minus -4 4 2 into 0 plus -0, -2 into 0. तो 2 into 0 तो 0 ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes. yes Yes sir यस सर फिर प्लस Plus माइनस K cap. प्लस, अब क्या लिखो? Minus j cap. minus माइनस जे के। तो अब जे केप को सोचना है, उसके आजू बाजू कैंसिल करो, आजू 0 into -4 0 तो 0 इंटू -4 तो 0 ही हो जाएगा। 0 -5 into माइनस 2. 10 लिख दो -10, अभी डायरेक्टली लिख दो Yes, sir. -10। yes यस sir सर चलेगा बात? Yes. Yes sir. यस सर Plus k cap. प्लस के कैप, तो 0 आजू 0 0 माइनस Plus 15. 0 माइनस minus 15। यस आया बात समझ में? Yes sir. यस सर plus 15 हो जाएगा हाँ, लास्ट में प्लस 15 हो जाएगा, सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका a क्रॉस b इज इक्वल टू 12 i कैप माइनस माइनस प्लस 10 j कैप माइनस माइनस प्लस 10 j कैप एंड प्लस 15। Plus प्लस 15 15 K cap. कैप तो ये हो गया आपका a क्रॉस b। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. yes sir और इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फाइंड under root बताइए। मैग्नीट्यूड फाइंड Plus करने का 10 मेथड तो square. आपको पता ही है। 10 square. इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है अभी आपको? Yes sir. सर ये तो कोई 3 यूनिट वेक्टर है कि आई कैप जे कैप के कैप, उससे ज्यादा हो सकते हैं तो फिर ये होगी नहीं नहीं, देखो डिटरमिनेंट देखो देखो, कभी आपने कोई फोर्थ एक्सिस देखा एक्स वाई जेड के अलावा? कोई देखा आपने कभी? नहीं देखा 3 ही एक्सिस हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। इज दैट क्लियर? यस तो फ्रेंड्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया? Yes sir. सो व्हाट वी हैड लर्नड इन द टुडेस लेक्चर अप टिल नाउ। सो हमने 2 ही चीज़ अभी हम सीखे। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, और क्रॉस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया, और उसके बाद एक एग्जांपल लेके वो कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इट इज़ वेरी सिंपल टास्क। तो ये अभी शायद आपको याद रह जाए, ऐसे तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर ये हम क्यों रहे हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल जैसा लिख रहा है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिक्स के अंदर ऐसा क्यों आया? तो भैया, जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, तो उसके द्वारा आपको पता चला कि भाई जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कौन से फॉर्म में है, तो बोले एफ डॉट डी के फॉर्म में है, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ हुआ। पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बोले एफ डॉट वी है, एफ डॉट वी फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो वहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कोई फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन में उसका यूज़ आएगा, आ रहा है। तो सिमिलरली ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़, अब हम जो रोटेशनल मोशन आगे बढ़ेंगे हम, तो पता चलेगा कि कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, कुछ क्वांटिटी को इक्वेट करने के लिए ये इसका यूज़ आने वाला है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्यों पढ़ा, तो उसका यूज़ होगा अभी थोड़ी देर में उसका यूज़ आएगा ये चैप्टर के अंदर। जैसे डॉट प्रोडक्ट का भी आया था ना, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज़ आया था, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ आएगा फिजिक्स के अंदर। तो अब हम लीगली रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, पहले हम एक बार सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन को याद करते हैं। तो उसमें 3 क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसके ऊपर पूरा ये काइनेमेटिक्स जिसके ऊपर बना हुआ है। कौन से 3 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? पूरा जो डायनेमिक्स है वो ये 3 क्वांटिटी के ऊपर ही तो है। चलो, बताएगा कोई मुझे कौन से 3 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ? Position, velocity, acceleration.
जो बेसिक 3 क्वांटिटी उसके बाद सब कुछ आता है, तो वो कौन से 3 क्वांटिटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, किस बताएगा कोई? MLT। नहीं, एमएलटी तो वो तो यार वो तो नहीं नहीं नहीं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वेरी गुड, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। और एक रह गया, मास वेलोसिटी के पहले क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, these three are the basic quantity of the translational motion और dynamics I can say। तो ये 3 बेसिक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वहाँ से ही स्टार्ट होगा, बट फर्क इतना होगा कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो कोई एंगल ट्रैवल करेगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बट वो कुछ एंगल ट्रैवल करेगा। तो रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, बट क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा? एंगुलर Angular acceleration. परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हम वन बाय एक्सीलरेशन। वन, हाँ अब हम वन बाय वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या ये लॉजिकल मतलब जो अप्रोच है वो कैसा है वो पता चला? ये चैप्टर का जो अप्रोच है वो कैसा है, पता चला आपको? यस सर। तो अब जो टॉपिक है वो वही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे समझना है अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 मैंने आपको करा दिया, 10 एंड 11 मैंने आपको करा दिया। अब मैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन जो लीगली रोटेशनल मोशन अब जो स्टार्ट हो रहा है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एक्सप्लेन द एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब हमको समझना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये नोट्स दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी मेरा जो समझाने का जो टास्क है वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं एंड एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं, मुझे आपको ये समझाना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा मुझे आपको ये समझाना है कि एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, सोचो कि ये रोटेटिंग बॉडी आपको दिख रहा है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? आप देख सकते हो एक बॉडी है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, देखो तो कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो रोटेट हो रहा है? जेड एक्सिस। जेड। हाँ, तो आप देख सकते हो सिंपल सी चीज़ है, सीधी सी बात है कि वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो रोटेट हो रहा है। देख सकते हो आप, ये दिख रहा है जेड एक्सिस और उसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो कोई एक पार्टिकल को सोचो, सपोज कि एक पार्टिकल अभी जो है ना, आपको पता है कि जब आपको ये भी पता होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसके सारे पार्टिकल क्या करते हैं, कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं? रोटेट हाँ, व्हेन एनी बॉडी, सर्कुलर। तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। तो कोई एक पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं और जब बॉडी रोटेट करेगी तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। उसका सर्कल भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसका सर्कल भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या आपको दिख रहा है वो सर्कल? यस सर। बट सोचो कि जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो वो जो पार्टिकल था वो यहाँ पे था p पे, बट थोड़ी देर के बाद मतलब t इज इक्वल्स टू टी टाइम के बाद वो यहाँ पे p डैश पे पहुँच गया। तो उसने कुछ एंगल ट्रैवल किया, देखो उसने कुछ एंगल कट किया, ट्रैवल किया। तो ये जो एंगल ट्रैवल किया उसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, समझ में आया आपको? सर वो तो पार्टिकल के लिए हुआ ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं ना। एकदम बढ़िया। कौन बोला? मानव सर। मानव, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया, झक्कास, बहुत मजा आ गया।
मानव ने ऐसा क्वेश्चन रेज किया कि सर ये तो आपने एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया और हम तो बॉडी की पूरे बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको 2-3 मिनट के बाद उसका आंसर मिल जाएगा, बट अभी क्या आपको ये समझ में आया कि इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? ये समझ। यस सर। यस अब मानव का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तो हमने एक पार्टिकल के बारे में सोचा, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कोई एक पार्टिकल का है, तो पूरे बॉडी का क्या होगा? अलग अलग पार्टिकल का क्या अलग अलग होगा? तो चलो अब मेरी बात सुन के मुझे आंसर दो कि जब ये रोटेटिंग बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, जब ये रोटेटिंग जो बॉडी है वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो जितने भी पार्टिकल है क्या वो सारे पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट कर देंगे? यस और नो? थोड़ा सोच। हाँ, यस सर। जब कोई बॉडी रोटेट होता है तो यस सर। उसका पूरा एक रोटेशन बॉडी का खत्म होगा, तो जितने भी पार्टिकल है क्या वो सारे पार्टिकल का एक सर्कल खत्म होगा? यस और नो? हाँ यस यस सर। यस सर हो जाएगा, तो खत्म बात। तो कोई एक पार्टिकल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल करेंगे। अगर पूरा बॉडी एक सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो सारे पार्टिकल का एक सर्कल मतलब 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल कहीं उतने पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं हो सकता है। पार्टिकल जो लोकेशन पे है वही लोकेशन पे रहेगा, पूरे बॉडी के अंदर वो पूरे बॉडी के अंदर घूम नहीं सकता है। हाँ, बॉडी के साथ घूम सकता है, बॉडी के साथ घूम सकता है कि बट बॉडी के अंदर इंडिविजुअली घूम नहीं सकता। रिजिड बॉडी है। तो मतलब जब ये बॉडी रोटेशन कंप्लीट करेगा, जब ये बॉडी रोटेशन कंप्लीट करेगा तो जितने भी पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल खत्म करेंगे। सारे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा, मतलब सारे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। मतलब अगर आप एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड कर देते हो, तो इट इज नॉट जस्ट अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो मानव, क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। तो ये वैसे हमने डिफाइन किया एक पार्टिकल के लिए, बट इट इज नॉट जस्ट वैलिड फॉर अ सिंगल पार्टिकल, इट इज फॉर द होल बॉडी। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर देखो ये बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी remains invariant, the angular displacement of all the particles are the same in the given interval of time during the rotational motion. Thus, the angular displacement and the angular velocity of a single particle can be considered as a angular displacement and angular velocity of the whole rigid body. That is a very clear cut I mentioned here. Is it okay, friends? यस सर। तो फ्रेंड्स, आप कभी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मेरे नोट्स को आप टेक्स्ट बुक के साथ कभी कंपेयर करना तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत होता है यहाँ पे, और उसके बाद जाके ये पूरा चीज़ वर्कआउट होता है। कभी कभी आप देखना, एक आध चैप्टर को ट्राई करना टेक्स्ट बुक में रीड करने के द्वारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट क्या आपको ये समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस सर। ओके, अब याद करो फ्रेंड्स, वेलोसिटी का याद करो। वेलोसिटी क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन याद करो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? सर दोनों होता है, रोटेशनल मोशन एंड 10 मिनट आउच। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, एंगुलर स्पीड के बारे में बात करना चाहते हैं। तो क्या होगा वहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर वहाँ पे तो स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग था, कि भाई वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम वो स्पीड होता है,
एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम वो स्पीड होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बट एंगुलर डिस्टेंस ऐसा कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है। एंगुलर डिस्टेंस ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे चाहे आप एंगुलर स्पीड बोलो या चाहे आप एंगुलर वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही है। बट फर्क ये है कि एंगुलर स्पीड जब आप बोलते हो तो वो क्वांटिटी आपका स्केलर है, बट जब आप उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो तो वो जो क्वांटिटी है वो कैसा रहेगा? वेक्टर। बट दोनों है तो सेम ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऐसा था कि एवरेज एंगुलर स्पीड इज ऑलवेज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन एवरेज स्पीड वाज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही है। एक डायरेक्शन के बगैर है, विदाउट डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन के साथ है। तो the ratio of angular displacement upon the time interval is defined as a average angular speed. So average angular speed is equals to angular displacement and upon angular time upon time angular. हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो बोलो। ओके स्क्रीन नहीं सर, आप म्यूट हो। सर म्यूट हो आप। क्या आवाज आ रही है मेरी अभी? सर यस सर। ओके सो मैं ये बता रहा था, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस Okay. सर। फाइन। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे एंगुलर स्पीड के बारे में। तो सीधी सी बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो होता है वो एंगुलर स्पीड होता है, बट वो एवरेज है। बट हमको पता है कि एवरेज में मज़ा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे उसको, हम क्या करेंगे? जीरो ले लेंगे, टेंस टू जीरो ले। हाँ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल विल बी टेकन एज अ टेंस टू जीरो। टाइम इंटरवल को हम जीरो कंसिडर करेंगे, टेंस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? डी थीटा बाई डी थीटा। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको करेक्शन कर देना। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और जस्ट एंगुलर वेलोसिटी इज अ डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे थीटा होना चाहिए, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी होना चाहिए। और इसका यूनिट क्या होगा? तो ऑब्वियसली उसका यूनिट जो है ना वो रेडियन पर सेकंड और रोटेशन पर सेकंड होगा, रेडियन पर सेकंड और रोटेशन पर सेकंड। तो ये जो बात हुआ वो किसका बात हुआ? एंगुलर स्पीड। हाँ, ये एंगुलर स्पीड का डिस्कशन हो गया। अब अगर इसके साथ हम डायरेक्शन असाइन कर दें, अगर ये स्पीड के साथ डायरेक्शन को असाइन कर दे तो वो क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इसके साथ डायरेक्शन को असाइन कर देंगे तो वो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वही तो है क्वेश्चन, ऐसा है 13 क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सप्लेन द राइट हैंड स्क्रू रूल फॉर द डायरेक्शन
तो अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हमको ये पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो एंगुलर स्पीड होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो डी थीटा बाई dt है। बट व्हेन एंगुलर स्पीड इज असाइंड एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। चलो ये तो पता चल गया कि अगर हम एंगुलर स्पीड के साथ डायरेक्शन को असाइन कर देंगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। बट कौन सा डायरेक्शन? तो डायरेक्शन का सिंपल रूल है, आपको क्या करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखना है। किसको देखना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आपको स्क्रू रखना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आपको स्क्रू रखना है, और जैसे बॉडी घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू को घुमाना है। बॉडी के रोटेशन के डायरेक्शन में ही आपको स्क्रू को घुमाना है। तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वही आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे ये जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखो, तो यहाँ पे आपको स्क्रू इसके पैरेलल रखना है, ये जो z एक्सिस है ना उसके पैरेलल। तो अगर ये स्क्रू को z एक्सिस के पैरेलल रखते हो और घुमाते हो तो ऐसे आप स्क्रू को भी घुमा सकते हो, आप राइट हैंड फिंगर को भी घुमा सकते हो। तो ऐसे घुमाओ, फिंगर को ऐसे घुमाओ तो आपका थंब कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? तो अगर ऐसे स्क्रू घुमाते हो तो आपका थंब अगर फिंगर भी राइट हैंड के फिंगर भी घुमा सकते हो तो आपका थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा। आप राइट देखो, आप राइट हैंड लो, डोंट कंसीडर द लेफ्ट हैंड, आप राइट हैंड लो और राइट हैंड को घुमाओ, उसके फिंगर को घुमाओ तो आपका थंब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर ऊपर। ऊपर जाएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का वो ऊपर की तरफ है। ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रूल क्या है? अ राइट हैंड स्क्रू इज एडजस्टेड पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस एंड it should be rotated in the same direction of shifting of same sense as a rotation of the body. The direction of the shifting of the screw is taken as a direction of angular velocity. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? सर तो फ्रेंड्स आज का सेशन जो है वो मैं यहाँ तक रखता हूँ। या आज मैंने आपको दो चीज़ सिखाया, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने सिखाया, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ भी करने वाले हैं। आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।